आज जो स्टार्ट करेंगे अपन वो रहेगा DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को मैनिपुलेट करना मतलब इन द सेंस डेटा को इंसर्ट करना टेबल में, डेटा को अपडेट वगैरह करना, चेंज करना, और उसको वहां से हटा देना, डिलीट कर देना। ये तीन मेजर टास्क रहते हैं जो इसके अंदर अपन परफॉर्म करेंगे DML के अंदर। इसको करने के लिए सबसे पहले तो एक EMP टेबल बना लिया, एक सैंपल सा छोटा सा टेबल है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। और उसमें यहाँ पे 3 कॉलम स्टेब्लिश कर दिए अपने, नेम का वैरकेट 30 के उस पे, एज इंटीजर रखी और सैलरी। तो बस ये 3 कॉलम है, तो बनाया। अब इसमें सबसे पहला पार्ट देखते हैं कि अपने पास एक टेबल बन चुका है जिसमें नेम, एज और सैलरी है। सबसे पहला अपन जो देखेंगे वो रहेगा इंसर्ट करना, कि अपने पास कोई एक रिकॉर्ड है रोहन का, उसके रोहन को रिकॉर्ड को अपने को यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट कमांड का यूज करके अपन इंसर्ट करेंगे, और ये 2 तरीके से की जाती है। जब आपके पास फुल डेटा प्रेजेंट हो, मतलब फुल रिकॉर्ड, मतलब रोहन के जितने भी तीनों हैं, तीनों चीज अवेलेबल है, तो वो एक फुल रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब आपके पास एक पार्शियल है, लिमिटेड डेटा, ये 2 है, एक प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों को कैसे करा जाता है अभी अपन पहले देखते हैं फुल टाइप के डेटा को। फुल टाइप के लिए अपन ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट इनटू EMP, मतलब इंसर्ट करो इनटू दिस टेबल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल। वैल्यूज वैल्यूज लिख के अपन उसको डेटा देते हैं, वैल्यूज के आगे जो भी लिखाते हैं वो डेटा रहेगा। तो वैल्यूज के आगे आप देखो एक रिकॉर्ड लिखा है ब्रैकेट्स के अंदर, ये एक समय पे एक रिकॉर्ड लिखा रहता है इसके अंदर। पहले आप देखोगे नेम है, और वो पहले क्यों लिखा, क्योंकि पहला कॉलम नेम है। जिस ऑर्डर में कॉलम बने हैं उसी ऑर्डर में अपन उसको इंसर्ट करते हैं। फिर एज है, तो एज अपनी चली गई, और फिर सैलरी है 50,000, तो सैलरी पे चला गया। नेम वगैरह कोट्स में आएंगे, और नंबर्स हमेशा डायरेक्ट। तो ये तरीका हो गया जब अपने पास लिमिटेड डेटा होता है। अच्छा, एक साथ एक और रिकॉर्ड करना होता तो अपन एक कॉमा करते और फिर से एक और सिंगल रिकॉर्ड एक और लगाते, इसमें नेम, एज और सैलरी। फिर एक तीसरा रिकॉर्ड कॉमा करके, चौथा, पांचवा, छठवा, जितने करना हो उतने कर सकते हो। और फिर जब सारे रिकॉर्ड हो जाए तो एक सेमी कॉलन से क्वेरी को एंड कर दो। अपन ने इसको क्या किया, सेट कर दिया। एक बार रन कर दी तो ग्रीन कलर से राउंड हो गई। और फिर डेटा को देखने के लिए अपन ने शुरुआत में देखा था कि डेटा को, टेबल के साथ अपन 2 चीजें करते हैं। टेबल को या तो डिस्क्राइब करना, स्ट्रक्चर रीड करने के लिए, और टेबल रीड करने के लिए सिलेक्ट करना। तो अपन ने इस कमांड को एज इट इज लिख दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय। इसका मीनिंग अपन DQL में देखेंगे पूरा, अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ऐसे रन कर। तो ये इसने बता दिया अपने को कि रोहन है, एज ये है और सैलरी। ठीक है, अपना डेटा इंसर्ट। अच्छा, तब क्या होगा, इसको दोबारा रन कर दिया जाए सेम क्वेरी को। एक बार तो जा चुका है डेटा, अगर फिर से रन हो गई तो वो फिर से उस डेटा को इंसर्ट कर देगा, एंटर फिर से कर देगा। तो अब देखोगे दूसरी बार भी ग्रीन टिक आ गया, और अब 2 रिकॉर्ड हो गए सेम नाम के। इसका मतलब अपन एक क्वेरी को सिर्फ एक ही बार चलाएंगे, जब तक नेसेसरी होगा तभी दूसरी बार चलाएंगे, नहीं तो ऐसे डेटा अपना रिपीट हो जाएगा। दूसरा आ जाता है ये वाला, इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स इन EMP टेबल। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, इंसर्ट इनटू EMP, तो इंसर्ट होगा एम्प्लॉय टेबल पे। और वैल्यूज, वैल्यूज के आगे अपन इस बार सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं किया, अपन ने ब्रैकेट्स के अंदर एक रिकॉर्ड डाला, नेम, एज और सैलरी का, फिर एक कॉमा किया, और फिर एक और ब्रैकेट में नेम, एज और सैलरी, फिर कॉमा, फिर नेम, एज और सैलरी। तो ऐसा अपन ने 3 रिकॉर्ड एंटर एक साथ किए। इसको एक ही बार में रन किया तो रन हो गया। फिर चेक करके देखा तो अब देख सकते हो इस बार कुणाल, सुमन, कार्तिक तीनों का डेटा आ गया। ठीक है, और ये शुरुआत के 2 रोहन एक साथ repeat करो। तो अभी जो अपन ने देखा वो था जब अपने पास सारा डेटा प्रेजेंट होता है। तो आपने देखा कि सारे रिकॉर्ड में अपन ने नेम भी दिया, एज भी दिया, सैलरी भी दी। ये दूसरे टाइप का डेटा है जब अपने पास लिमिटेड डेटा प्रेजेंट था।
कैसे? अपने पास अवेलेबल था सिर्फ नेम और एज। हो सकता था कि एम्प्लॉय जस्ट ऐड हुआ है, इसकी सैलरी डिसाइड नहीं हुई हो, बट उसका रिकॉर्ड अपने को एंटर करना था। तो अपन पुराने वाले तरीके को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर अपन ऐसे लिखते इंसर्ट इनटू ईएमपी और वैल्यूज में, अब सोचा कि नेम है तो नेम डाल देते हैं, फिर कॉमा एज डाल देते हैं और इसमें काम हो जाए। बट ये आपको एक एरर दे देता, और एरर क्या होती है स्पेसिफिकली, कि आपके जो कॉलम है डेटा में और वो आपकी जो वैल्यूज थे वो मैच नहीं हो रहे हैं। कॉलम 3 थे और आप 2 वैल्यू दे रहे हो, तो आप इस टाइप के डेटा को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसका एक छोटा सा एडिशन अपने को करना पड़ता है यहाँ पे। ये है ये वाला पार्ट। ये जो ऊपर जो ईएमपी टेबल अभी अपन ने खाली लिखा था, उसके आगे अपने को कॉलम्स बताने पड़ते हैं कि कौन कौन से कॉलम का डेटा अपने पास प्रेजेंट है। तो अपन ने ऐसे बताया, इंसर्ट इनटू ईएमपी एंड स्पेसिफिकली नेम कॉलम एंड एज कॉलम। इसका मतलब अपन सिर्फ 2 ही डेटा लेंगे, एक तो नेम लेंगे और एज, और इसके अलावा कोई सा नहीं। और वैल्यूज में इस बार अपन नेम और एज, अच्छा आप इनको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप दोनों की पोजीशन आगे पीछे लिख दो ना, पहले एज और फिर नेम आ सकता है। हाँ, ऊपर बताना पड़ेगा कि पहले एज लेंगे और फिर नेम लेंगे, और इसे रन कर। तो अब लिमिटेड डेटा क्या, अब लिमिटेड डाटा है तो कैसा दिखता है डेटा। अब इस वाले रिकॉर्ड को देखना, इसमें मोहित आया, एज में 49 आया, और यहाँ पे ग्रे कलर से नल लिखा हुआ है। नल यहाँ का जैसे एक्सेल का ब्लैंक सेल होता है, माई स्क्वेल में उसे नल वैल्यू कहा जाता है, मतलब एम्प्टी, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक है, इसके अंदर कोई डेटा प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अपन ने सैलरी नहीं बताई तो वो अब अपना एम्प्टी हो। अच्छा ये वाला देखना, इसमें क्या अंतर है। इस वाली क्वेरी को रीड करके देखो आप, अपन क्या कर रहे हैं। इंसर्ट इनटू ईएमपी, इसका मतलब कमांड जारी की इंसर्ट कर दो डेटा को वैल्यूज में, नेम की जगह छोटा सा स्पेस दे दिया, 99 है और 50, इसके और इसमें अंतर देखना। इसमें आप देखोगे ब्लॉक खाली तो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, बट इस वाले पार्ट में नल नहीं लिखा है। वो इसलिए नहीं क्योंकि अपन ने उसे इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि कोड्स के अंदर छोटा सा स्पेस है। अब स्पेस विजिबल नहीं होता है इसलिए खाली दिख रहा है। तो खाली दिखने का मतलब ये नहीं कि वो नल है, नल आपको स्पेसिफिकली ऐसा ही दिखेगा, ग्रे कलर से नल लिखा होगा वहां पे। तभी आप बोल सकते हो कि ये वैल्यू नल है। अगर ऐसी दिख रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रेजेंट है जो विजिबल नहीं। वो करेंगे ना अभी अपन धीरे धीरे, हर एक चीज पे आएंगे अपन। ये तीसरी एक और मेथड है, जब अपने पास लिमिटेड डेटा है और फोर्सफुली उस प्लेस पे अपने को नल प्रेजेंट करवाना है, तो अपन ऐसा कीवर्ड नल लिख देते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, सुमित का रिकॉर्ड जाएगा, एज अपने पास प्रेजेंट नहीं थी तो एज की पोजीशन में अपन ने ऐसे नल लिख दिया, तो ये जो नल है ये कीवर्ड बन जाता है। क्योंकि आप देखो इस नल में और इस नल में क्या अंतर हो सकता है। अगर मैं नल को ऐसे लिखूंगा तो वो कीवर्ड के फॉर्म में, बट ऐसे लिख दिया तो वहां पे एक टेक्स्ट लिखा जाएगा NULL का, मतलब ऐसा नेम हो जाएगा नल है। तो ये एक टेक्स्ट है, बट ब्लैंक में एक कीवर्ड होता है। तो वो माई एसक्यूएल को समझ में आएगा कि अच्छा इस सेल को ब्लैंक रखना है, तो वो नल कर देगा। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही, वो टेक्स्ट चले जाएगा, और एज के लिए अपन इंटीजर लिया है तो वहां पे वो एरर दे देगा। बट ये चीज नेम के साथ करते तो हो जाता। हाँ जैसे अगर अपन इसको करके देखें,
बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। मैं एज दे देता हूँ 45 दे दी, और यहाँ पे नल दे दिया। तो इस नल में और इस नल का डिफरेंस देखते हैं। अपने इसको भी इंसर्ट किया, और ये दोनों इंसर्ट हुए, दोनों में ग्रीन आया, और फिर सिलेक्ट ऑल करके देखते हैं क्या आता है सबसे आखिरी की तरफ। ये अपने आखिरी की तरफ एक में नल एज अ नेम लिखा गया, और एक में नल एज अ प्रॉपर नल गया। तो कीवर्ड का यूज करके ऐसा जाएगा, और नल अगर कोर्स में लिख दिया जाएगा तो वो एज अ टेक्स्ट चले जाता है। अब एक आखिरी एक और टाइप का कॉम्बिनेशन बचना। अगर इंसर्ट करते टाइम सभी कुछ नल रख दिया तो पूरी ब्लैंक रो ऐड हो जाएगी। तो रन करने के बाद अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि सब कुछ एक नल है, सब कुछ। तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन थे। एक जब कंप्लीट डेटा दे रहे हो, और एक जब लिमिटेड डेटा में बेसिकली वैल्यू प्रेजेंट है, कुछ नहीं है। जब नहीं होती है तो नल वैल्यू के साथ आप कैसे कैसे कर सकते हो, वो सारे कॉम्बिनेशन का। ये जितनी भी अपन ने कमांड देखी ये सब इंसर्ट के अंदर थी। इंसर्ट करना मतलब डेटा को इनपुट। अब डेटा अपने टेबल में जा चुका है साहब। नेक्स्ट स्टेप आती है इसे अपडेट करने की। अपडेट करना मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें चेंजेस करना। अभी जितने भी अपने रैंडमली रिकॉर्ड एंटर करें उनमें अपन कुछ कुछ चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने के लिए अपन अपडेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। अपडेट कीवर्ड जैसे माइस्क्वेल पढ़ता है ना, माइस्क्वेल को समझ में आ जाता है कि आप टेबल्स के रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो। तो कौन से टेबल को अपडेट कर रहे हो, बहुत सारे टेबल हैं, तो अपन टेबल का नाम देते हैं कि स्पेशली एम्प्लॉय टेबल को अपडेट कर। अब क्या चीज अपडेट करना होता है, तो अपन यहाँ पे सेट से ये बताते हैं कि क्या अपडेट करना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन था, अपडेट अ रिकॉर्ड इन ईएमपी टेबल वेयर द नेम इज रोहन एंड सेट द एज टू 13। अभी आप देखोगे रोहन सबसे पहला ही रिकॉर्ड था जो 24 साल का था। बट एक क्वेश्चन है, दो रोहन है यहाँ, तो किसकी 24 से 23 करें। तो रोहन का डेटा बदलना है 24 से 13 साल, तो अपन ऐसे करते हैं। तो इसमें दूसरी लाइन में अपन बताते हैं सेट से। सेट में ये बताते हैं कि क्या चीज सेट करना है अपने को, तो अपने को करना है एज कॉलम में 13 को सेट। कॉमा करके और भी मल्टीपल कॉलम एक साथ बदल सकते हो। अब ये जो क्वेरी होती है ये इतनी भी रन होने के लिए सक्सेस मतलब रन होने के लिए केपेबल होती है। ये कोई एरर भी नहीं देगी और रन हो जाएगी। इसलिए काइंड ऑफ जो अपडेट होता है और डिलीट जो होता है, ये थोड़ी सी डेंजरस कमांड्स होते हैं। डेंजरस कमांड होने का मतलब ये है कि ये आपके डेटा को, पूरे डेटा को करप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगर इस क्वेरी को सिर्फ इतना रन कर दिया जाए, तो इसमें अपन ने उसे ये नहीं बताया कि अपडेट तो करना है, बट क्या अपडेट करना है ये कुछ भी नहीं बता। तो ये जाएगी और हर एक एज को 13 कर देगी। तो इसको रोकने के लिए अपने को एक फिल्टर देना पड़ता है कि किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है। वो अपन यहाँ पे देते हैं, वेयर नेम इक्वल्स टू सुमन। अच्छा, क्वेश्चन में रोहन लिख दिया मैंने, सुमन। ठीक है, और इसको रन कर दिया, तो रन हो गई। आप लोग की हो सकता है ये रिकॉर्ड रन नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे दोनों रोहन, क्योंकि दो से मैच हो गया रोहन नाम, तो दोनों को ही उसने एज 13 कर दिया। ठीक है, एक रिकॉर्ड से मैच होगा तो एक का। हाँ, दोनों को डिलीट। अभी अपन फिल्टर को और देखेंगे अच्छे से, बट वो ये भी फिल्टर वाला पार्ट भी डीक्यूएल में आएगा। ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट देखें। अपडेट एम्प्लॉय सेट एज इक्वल्स टू 50 बट विदाउट वेयर।
मतलब ऐसा अपन ने ये इंस्ट्रक्ट नहीं किया कि किसका रिकॉर्ड अपडेट करना है और इसे रन कर दो। तो अब देखो सक्सेसफुल हो गया, बट इसके ड्रॉबैक्स क्या निकले? सबकी एज 50 हो गई, इससे डेटा लॉस हो गया। अब ये डेटा लॉस हो गया, अब ये डेंजरस कमांड है, अब गलती से आपने कभी रन कर दी किसी सर्वर पे, तो वो जितना भी डेटा है सब चले आएगा। तो माइस्क्वेल क्या करता है, एक सिक्योरिटी के साथ आपको माइस्क्वेल इंस्टॉल करके देता है, वो होता है एसक्यूएल सेफ अपडेट्स। ये जो सेटिंग होती है, ये क्या करती है, एक सेफ मोड को ऑन करती है, किसके बेसिस पे? अपडेट और डिलीट के। अगर अपने को सीखना होता है तो उसे ऑफ करना पड़ता है, अगर ऑन रहेगा तब तक आप अपडेट और डिलीट को यूज नहीं कर सकते। तो अगर हो तो इस वाली कमांड को रन कर देना, सेट एसक्यूएल सेफ अपडेट्स इक्वल 0। हम्म। हाँ, आप मेरा तो क्या बहुत पहले का इंस्टॉल है ना, तो मैं पहले से मोड को ऑफ कर चुका हूँ। तो आप लोग का जो फ्रेश इंस्टॉल होता है उसे मोड को ऑफ करना पड़ता है आपको, तो ही फिर काम है। हाँ, और ऑन करने के लिए वन कर दो तो ऑन हो जाता है। हाँ, ये सब यूज कर सकते, तो फिर नहीं हिला। तो अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ, वन कर दिया, अभी ऑन हो गया। अब इसको इस्तेमाल करेंगे तो अब देखो क्रॉस वगैरह रेड कलर का, और क्या है, यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड एंड यू ट्राई टू अपडेट अ टेबल। ठीक है आया? हाँ, सिर्फ अपडेट, क्योंकि ये दोनों ही डेंजरस हैं। इंसर्ट वाली इतनी डेंजरस नहीं है, क्योंकि वो एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा, कुछ डेटा लॉस नहीं हो रहा। अपडेट में डेटा लॉस हो सकता है और डिलीट में भी डेटा लॉस हो सकता है। इसको ऑन करके ही, मतलब इसको ऑफ करके ही अपन काम करते हैं। अब इसमें मैंने 55 कर दिया, तो अब देखो कि सबका 55 हो गया। तो जब ये ऑन रहेगा तो ये अब काम, मतलब काम नहीं कर सकते, ऑफ कर दोगे तो काम कर सकते हो। ठीक है, अपडेट सबसे सिंपलेस्ट है, सिर्फ एक ही कमांड है, इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। अपडेट, किसको अपडेट करना है, सेट, किसको चेंज करना है। तो आप कॉलम लिखते हो और असाइन असाइन करते हो वैल्यू, कॉमा करके कॉलम 2 भी दे सकते हो, कि नाम भी बदल दो, एज भी बदल दो और एड्रेस भी बदल दो। तो ऐसे करके कॉलम 2 और वैल्यू 2 आप पास कर सकते हो, ऐसे जितने चाहे उतने बदल सकते हो। वेयर कमांड जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी, वेयर ये बताएगी कि फिल्टर कैसे करना है। क्या नेम इक्वल टू रोहन हो, कि आईडी इक्वल टू 108 हो, सिर्फ किसी का ही डेटा अपडेट करना है। ठीक है, इतने वाले पार्ट को अपन आगे जाके बहुत देखेंगे, क्योंकि ये बहुत एडवांस है। ठीक है, मतलब पूरी एक क्लास ही चले जाती है फेयर को ही देखने में, एक से ज्यादा ही क्लास पे आती है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा। अब अपन आते हैं डिलीट करने पे। अपन ने देखा कि इंसर्ट कैसे किया जाएगा, अपडेट कैसे किया जाएगा, और रिकॉर्ड को वहां से हटाना हो तो डिलीट करिए। अब डिलीट इस्तेमाल करने के लिए अपने को इस कमांड का यूज करना पड़ता है, जैसे डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर द नेम इज मोहित। तो मोहित के रिकॉर्ड को अपने को डिलीट करना है, तो अपन ने ऐसे लिखा, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब आप समझ सकते हो कि डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इतनी कमांड भी सक्सेसफुल रन हो सकती है, और ये रन हो गई बिना फिल्टर के, तो आपका जितना भी टेबल है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, मतलब पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए अपने को फिल्टर देना जरूरी होता है, कि किसका पर्टिकुलर किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो वो करते हैं अपन वेयर। तो वेयर में लिखा है नेम इक्वल टू मोहित, मतलब नेम मोहित से मैच होना चाहिए, तभी डिलीट कर। हाँ, हाँ, वो ये ग्लिच है, वो बोलता जरूर है कि वेयर के बिना वेयर के आप यूज करो, चाहे अपन वेयर यूज कर भी रहो तभी वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो बेटर ये है कि उसको ऑफ करके ही यूज किया जाए। अगर आप उसका पूरा देखोगे ना, तो उसका कहाँ गया, यही कहीं होगा। उसका मैसेज जो था वो पूरा अगर रीड करें अपन, ये था अपना मैसेज। Say you are using safe update mode and you try to update a table without a where that uses a key column.
मतलब कि आपने बिना वेयर के इस्तेमाल किया, बट एट द एंड अपन ने वेयर भी इस्तेमाल करो तब भी एरर देता है। हाँ, वेयर लगाओगे तो भी देता ही है, तो उसको अपने को ऑफ करना ही पड़ता है। तो उसको ऑफ करने का तरीका था। अगर अपन अभी देखें तो सिलेक्ट एम्प्लॉय टेबल का अभी दिख कैंसर है, ये एम्प्लॉय टेबल दिख रहा है। ठीक है, अपने को क्या इस्तेमाल करना है, अपने को करना है डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर नेम इज मोहित। सिर्फ मोहित का रिकॉर्ड डिलीट करना है, जो कि ये है, जिसकी कोई सैलरी थी नहीं। तो इस रिकॉर्ड को यहाँ से हटा देंगे। तो अपन क्या इस्तेमाल करेंगे, अपन इस्तेमाल करेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय टेबल से डिलीट करो, और किसको, वेयर नेम इक्वल टू मोहित। अब एक से ज्यादा मोहित होंगे तो वो सब डिलीट हो जाएंगे। इसको रन किया और फिर चेक किया, तो अब देखो कार्तिक के नीचे था वो यहाँ से अब हट गया मोहित। पूरा रिकॉर्ड डिलीट करता है, सिर्फ नाम डिलीट नहीं कर सकते बस। हाँ हाँ, वेयर में अपन वो सब देखेंगे अभी, कि जहाँ मोहित नाम हो, जिसकी एज 30 से ज्यादा हो, जिसकी सैलरी इससे कम हो, जिसका डिपार्टमेंट सेल्स हो, सिर्फ उस मोहित को हटाना है। तो उसको स्पेसिफिकली टारगेट करा जा सकता है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है कि डिलीट जो है, डिलीट पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट करता है, मतलब ये सब डिलीट करेगा। अगर कभी इतना सा ही पार्ट डिलीट करना है, तो ये आप पढ़ चुके हो, गेस करो क्या। नहीं, अगर अपन इस डेटा को डिलीट कर दें तो यहाँ पे बचेगा क्या, कुछ नहीं, नल रहेगा। तो ये एक्चुअल में अपडेट करता है, कि अपडेट करो एज, सेट करो एज इक्वल्स टू नल, वेयर नेम इक्वल्स टू नल। तो एज एग्जैक्टली ये वाली एज पर यहाँ से डिलीट हो जाएगी। हाँ, बट कुणाल को देखेंगे तो कुणाल की डिलीट हो। तो सिंगल टारगेट की वो अपडेट ही है, कि इसको अपडेट करके अपन नल कर रहे हैं तो वो डिलीट हो गया, बट पूरा रिकॉर्ड। हालांकि नेम बहुत गलत होता है, कभी नेम को इस्तेमाल नहीं करेंगे अपन फिल्टर के लिए, कभी किसी प्रिसाइजली किसी को टारगेट करना है तो मेजरली सिर्फ और सिर्फ आईडी का ही यूज करना सब बेस्ट रहता है। क्योंकि एक क्लास में दो कुणाल हो सकते हैं, बट रोल नंबर तो दोनों का अलग होगा, तो अपन रोल नंबर का इस्तेमाल करेंगे उनको किसी एक को टारगेट करेंगे। अब ये वाली क्वेरी की थोड़ा आखिरी में करेंगे, जैसे ये है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सेल्स इज सैलरी लेस देन 30,000, जिन जिन की 30,000 से कम है सबको डिलीट कर दो। तो ये कैसे काम करेगा, तो बहुत सारे हैं, ये 23 है, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जैसे करके देखते हैं, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज लेस देन, रन किया, तो ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। और अपन इसे रन करके देखेंगे, तो देखो सारे डिलीट हो गए। ये भी बेसिकली बस वेयर का एक फिल्टर था, वेयर में जो भी डेटा फिल्टर होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। अब अगर गलती से ऐसे रन करी तो, हाँ ये अभी क्वेश्चन आएगा अभी, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, और इसे रन किया तो ये भी रन हो गया, बट बिना वेयर के है ये वाला, सिर्फ प्लेन लिखा था। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, पूरा टेबल खाली होगा, बचा क्या उसका स्ट्रक्चर, नेम है एज और सैलरी, बट उसके अंदर कुछ भी नहीं। तो डिलीट बिना वेयर के इस्तेमाल करने पे वो क्या हो जाएगा, सब कुछ डेटा को हटा देगा। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इंटरव्यू पर्पस के लिए, व्हेन यू वांट टू स्पेसिफिकली डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स, मतलब आपका टारगेट ये है सारे रिकॉर्ड डिलीट करना। आपको एक ऑर्डर टेबल मिला और इसमें 10 करोड़ रिकॉर्ड है, और आपका टारगेट था कि अब इसकी डेटा की जरूरत नहीं है, इसको सब कुछ डिलीट कर दो। तो अपन इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो अपन ने कमांड क्या रन करी, डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स, बिना वेयर के साथ। तो अब उसने क्या, डिलीट फ्रॉम दिस टेबल। तो डिलीट फ्रॉम ऑर्डर करने पे वो क्या करेगा, इन सबको डिलीट तो कर देगा, बट करेगा कैसे, ये मेन रहता है। डिलीट जो होता है ना, डिलीट एक रिकॉर्ड के पास जाएगा पहले, इस रिकॉर्ड को उठाएगा, देखेगा कि मेरे पास कोई फिल्टर है जो इससे मैच कर रहा है। अगर अपन ने फिल्टर दिया होता कि इसी रिकॉर्ड को डिलीट करना, तो फिल्टर मैच करेगा। बोलता है कि यार कोई फिल्टर ही नहीं दिया, तो मतलब इसको डिलीट करना है, तो इसे डिलीट कर। फिर वो दूसरे रिकॉर्ड को उठाएगा, चेक करेगा क्या फिल्टर है, नहीं है, तो डिलीट। अब आप सोचो वो एक एक करके लिए कर रहा है, तो 10 करोड़ करने के लिए उसको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसी के अगेंस्ट में, पर्टिकुलरली इसी टास्क के लिए, कि अगर सब कुछ डेटा हटाना है, तो एक एक करके ना हटा, अपन पूरे ही टेबल को एक साथ डेटा को डिलीट करना है। तो उसके लिए दूसरा है ट्रनकेट टेबल, ट्रनकेट टेबल ऑर्डर्स। ये वाली कमांड भी एग्जैक्टली सेम काम करेगी, कि डेटा को क्या करेगी, पूरे तरीके से डिलीट करेगी। बट इसके काम करने का तरीका कैसा होगा, इसका तरीका ऐसा होगा कि कितने भी रिकॉर्ड्स एक बार में टेबल पे गई और एक ही बार में सारे टेबल्स को डिलीट कर, मतलब डेटा को डिलीट कर दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन होता है, ये दोनों ही डेटा को डिलीट कर रहे हैं, डिलीट डेटा, और ये भी डिलीट करता है डेटा को। बट अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो ड्रॉप टेबल, तो ये डेटा भी डिलीट करेगा, प्लस स्ट्रक्चर भी डिलीट कर देगा। क्योंकि ड्रॉप का काम होता है पूरे के पूरे टेबल को हटा दें, तो डेटा भी गया और आपका स्ट्रक्चर। बट ये दोनों स्ट्रक्चर बचा लेते हैं और सिर्फ डेटा डिलीट कर। तो इंटरव्यू में बहुत फेमस क्वेश्चन है, कभी ना कभी तो आता ही है, अगर आप स्पेसिफिकली इसमें पूछो कि डिलीट और ट्रंकेट में डिफरेंस बताओ, तो आपका टारगेट रहता है कि कितने ज्यादा डिफरेंस आप इन पे बता सकते हो। तो एक डिफरेंस तो जस्ट अपन ने अभी देखा, सबसे पहले स्पीड का होता है, ये स्लो होता है, और ट्रंकेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि वेयर जो होता है, वेयर डिलीट के साथ तो काम करता है, डिलीट फिल्टर के साथ काम करेगा, बट ट्रंकेट का कोई फिल्टर नहीं होता, तो वेयर वेयर अपन ट्रंकेट के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बना ही पूरी टेबल को एक बार में डिलीट करने के लिए है। तो वेयर का मेंशन कर सकते हो कि वेयर इसके साथ काम करेगा, इसके साथ काम नहीं करेगा। तीसरा ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, एट द एंड दोनों ही डेटा पे काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये भी डीएमएल की कमांड होगी, डेटा को मैनिपुलेट करने की, और ये भी डेटा को मैनिपुलेट करने की ही कमांड होगी। बट ये ऐसा नहीं है, ये इस ग्रुप में ना आके इसको जो रखा गया है वो डीडीएल में रखा गया है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, बट डिलीट डीएमएल कमांड है और ट्रंकेट एक डीडीएल कमांड। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एक चौथा है रोल बैक। रोल बैक क्या है, जैसे अभी आपका एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसको डिलीट के डेटा को अंडू कर सकते हैं, तो रोल बैक इसी काम के लिए बना है, ये डेटा को अंडू करने के लिए बनता है। अब बट प्रॉब्लम ये है कि जो रोल बैक है वो डिलीट किए हुए डेटा को ला सकता है, मतलब ये केपेबल होता है कि डिलीट कर दो डेटा तो उसको रोल बैक किया जा सकता है। बट ट्रंकेट वो डेटा इतना परमानेंट होता है कि आप चाह के भी उसको रिवर्स नहीं कर सकते सेक्शन। एक बार किसने कमांड लिख दी और वो रन हो गई,
तो वो डेटा परमानेंटली लॉस है, उसे कहीं से भी रिकवर नहीं किया जा सकता। तो अभी लिख सकते हो कि deleted data can be rolled back, but truncate, while using truncate we cannot use rollback. ड्रॉप कर दिया तो भी वो नहीं आता, सिर्फ डिलीट किए डेटा को ही ला सकते। अब जो पांचवा है वो है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है यहाँ पे? ऑटो इंक्रीमेंट वाले पार्ट को आप समझना। ये टेबल है, टेबल में है ना माई एसक्यूएल रिकॉर्ड रखता है हर एक रिकॉर्ड आईडी, मतलब रिकॉर्ड का, कि पहला डेटा आप एंटर करते हो तो उसे वन देगा वो, कि एक रिकॉर्ड आया आपके पास। दूसरा रिकॉर्ड एंटर करते हो उसे टू दे देगा, तीसरा रिकॉर्ड में थ्री दे देगा। ठीक है। इस सिचुएशन में कि अब तीन रिकॉर्ड आ चुके थे, वो काउंटिंग कर चुका था, तीन रिकॉर्ड आ चुके हैं, अगर अपन ने डिलीट को परफॉर्म किया तो चौथा रिकॉर्ड आते से ही वो इसको क्या नंबर देगा, वो इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपने सारा डेटा डिलीट कर दिया होता तो टेबल पूरा खाली है। अब खाली होने के बाद दो डायरेक्शन में जा सकते हैं। खाली होने के बाद अपने टेबल में फिर से रिकॉर्ड डाला तो इसको नंबर फोर देगा, क्योंकि वो काउंट कर चुका था तीन का। तो ऑटो इंक्रीमेंट का काउंट रीसेट नहीं होता है, बट अगर ट्रंकेट किया होता तो वो वन से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चलता था इंटरनली कि सारे रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, इसका मतलब टेबल पूरा खाली था, तो अब मैं वापस से रीस्टार्ट कर देता हूँ, वन से काउंटिंग को फिर से शुरू कर। ये अपन प्रैक्टिकली देखेंगे हर एक चीज अभी, थोड़ा सा आगे जाके। तो ये पांच पॉइंट है जो आपको मेंशन करने रहेंगे। इन पांचों में से आपने तीन भी मेंशन कर दिए तो भी आप वो क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हो, पांचों के पांच कर दिए तो फिर तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो स्पीड का, वेयर क्लॉज का, तीसरा क्या था? हाँ, टाइप ऑफ कमांड, टाइप ऑफ कमांड, चौथा रोल बैक और पांचवा इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको ट्रनकेट और दिखा देता हूँ, ट्रनकेट टेबल ईएमपी कैसे काम करता है। कुछ रिकॉर्ड को फिर से इनपुट कर देते हैं अपन, लाइक दिस वन। अब वापस से इंसर्ट कमांड कर दी तो चार रिकॉर्ड आ गए यहाँ पे। करंट स्टेट में अब अपने पास चार एक रिकॉर्ड है और 128 वाली लाइन। और ट्रंकेट टेबल ईएमपी को जैसे ही अपन रन करेंगे ये सक्सेसफुली रन हो जाएगी, और फिर ईएमपी को आप देखोगे तो इसने भी पूरा टेबल खाली कर दिया। ठीक है, आया ये सारा। जितना भी डीएमएल था उसमें ये तीन पार्ट रहते हैं, ये तीनों अपन ने देखा। इसके अंदर इंसर्ट देखा, डेटा को इंसर्ट करने के लिए। इसके अंदर दो वैरायटी देखी, जब ऑल डेटा प्रेजेंट हो और जब लिमिटेड हो। फिर दूसरा अपडेट, अपडेट में दो चीजें देख ली कि सिक्योरिटी अप्लाइड रहती है, तो अपडेट और डिलीट को इस्तेमाल करने के लिए सिक्योरिटी को ऑफ करो पहले। उसके बाद अपडेट करने के लिए सिर्फ एक ही है, अपडेट सेट ऑफ वेयर, सिर्फ ये तीन ही कमांड इस्तेमाल होती है, तो ये सिंपल रहता है। फिर आता है डिलीट। डिलीट डेटा को डिलीट करने के लिए, और इसके साथ साथ एक और काम करता है ट्रन पे। हाँ, हाँ, ड्रॉप बट टेबल के स्ट्रक्चर को डिलीट कर देता है, तो वो भी डीडीएल में है। और क्वेश्चन पूछा जाए तो हाँ, ड्रॉप भी इसी के साथ ही, बट वो स्ट्रक्चर को भी हटा दो। सब हटा दो।
तो ये सब डीएमएल, बस ये वाला पार्ट डीडीएल का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। ये सारे कोड यहाँ पे है, ये आप रन करके प्रैक्टिकल करके खुद से चेंजेस करके देख सकते हो। अब अपन जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज को पढ़ने के पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि एक ट्रांजैक्शन क्या होता है और उसको कंट्रोल करने की बात क्यों कह रहे हैं, कि क्या ट्रांजैक्शन है, क्या चीज को कंट्रोल कर रहा है। ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपने को थोड़ी सी थ्योरी देखनी पड़ेगी, और इस थ्योरी का जो बेस है वो एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि बैंक में आपका जो मनी डिपॉजिटेड उसका रिकॉर्ड रखने के लिए एट द एंड डेटाबेस और सर्वर्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कभी किसी को पैसे भेजते हो, जैसे आपके पास अभी अकाउंट में 500 रुपीज है, आपने 200 अपने फ्रेंड को शेयर करे और इसके अकाउंट में थे 400 और प्लस 200 हो गए, तो उसके अकाउंट में हो गए अब प्रेजेंट में 600। ठीक, सिंपल सा ट्रांजेक्शन था, इसी को अपन ट्रांजेक्शन समझते हैं, और एक्चुअल में यही ट्रांजेक्शन होता है। आपके ट्रांजेक्शन में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो आप सोचो ये जो 200 माइनस हुआ है, एक्चुअल में ये एक अपडेट कमांड थी जो सर्वर के पास गई कि अपडेट करो आपका रिकॉर्ड, और आपका जो बैलेंस है उसमें से 200 रुपये को माइनस कर दो, तो माइनस हो गए। ये पहली कमांड थी, ये कमांड जैसी रन हुई आपके पैसे कट गए, -200 रुपीज परफॉर्म हो गया। अब दूसरी कमांड फिर से रन होती, और ये रन होती कि अब आपके फ्रेंड का अकाउंट में 200 रुपये को ऐड कर दो, और उसके ऐड हो जाते हैं वो 600 हो जाते हैं। बट मान दो बहुत कोइंसिडेंटली, मतलब बहुत बहुत रेयरेस्ट कॉन्सिडेंट्स ऐसा हुआ, ये सब कुछ स्प्लिट सेकंड से भी बहुत कम में होता है। कुछ ऐसा हुआ कि आपकी पैसे कटे और सर्वर में कुछ ग्लिच आया, पावर सप्लाई कट गई या कुछ भी हुआ, और सिर्फ इतनी ही कमांड हो पाई, तो आपके पैसे तो कट गए बट आपके फ्रेंड के पास पहुंचे नहीं, तो काइंड ऑफ आपका पूरा कंप्लीट मनी लॉस हो गया। तो फिर ये 200 गए कहाँ, ये लॉस हो गए कंप्लीटली, अब इनको रिकवर करने का कोई वो नहीं है। तो फिर इस टाइप की प्रॉब्लम से डील करने के लिए डेटाबेस को रेजिलिएंट बनाया गया, मतलब डेटाबेस को सारी सिचुएशंस को हैंडल करने लायक बनाया गया। अब डेटा किस किस टाइप की सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, क्या क्या करता है, उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टी बनाई गई, जो प्रॉपर्टी डेटाबेस पास करेगा तो ही जाके वो यूज में लाएंगे, नहीं तो वो डेटाबेस यूजफुल नहीं रहेगा। तो ये ऐसी 4 प्रॉपर्टीज हैं जो डेटाबेस में होनी ही चाहिए, तभी अपन उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये चारों प्रॉपर्टी क्या है, इन सबको एसिड प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये 4 प्रॉपर्टी को एक डेटाबेस को पास करना ही रहता है। अब ये क्या क्या होती है अपन क्विकली देखते हैं। ये एसिड प्रॉपर्टी में इन अ डेटाबेस सिस्टम, इसमें जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है वो होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी ये इंश्योर करता है कि इंश्योर दैट अ ट्रांजैक्शन, जो भी पैसे आपने भेजे, इस एक ऑल और नथिंग के फॉर्म में रन हो। अभी ऑल और नथिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, इधर ऑल द ऑपरेशन विद इन अ ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली और नन ऑफ देम। इसका मतलब ये ऐसा कह रहा है, आपके जो ट्रांजेक्शन था, ट्रांजेक्शन में दो चीजें थी, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसको दो सेपरेट क्वेरी ना करके, मतलब ये तो क्वेरी 1 है और ये क्वेरी 2 है, इसको सेपरेट ना करके इन दोनों को कंबाइन कर दें और इसको एक ट्रांजेक्शन बना दें। तो ट्रांजेक्शन ऐसा होगा कि या तो ट्रांजेक्शन पूरा होगा कंप्लीट,
या फिर वो कुछ भी नहीं होगा, मतलब ऐसा है कि आधा हुआ, सर्वर ब्रेक हो गया, तो वो वापस रोल बैक करके स्टार्टिंग पोजीशन पे चलेगा, मतलब आपके पैसे भी कटेंगे नहीं। और ये मतलब ये एटोमिसिटी के कारण ही आपके जो बैंक इंश्योर करते हैं ना कि आपके पैसे कटे हैं तो आपके वापस आ जाएंगे। अगर सक्सेसफुल होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो कभी आपके पैसे जाएंगे ही नहीं। तो ट्रांजेक्शन या तो सक्सेसफुल होगा, पूरा होगा, या फिर नहीं। इफ अ फेलियर अकर मिड ट्रांजेक्शन, ऑल द चेंजेस आर रोल्ड बैक। रोल बैक यहाँ का अंडू है, to maintain data consistency. Example, money transfer must either debit from one account and credit to another, or neither happens. एसेट में सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अभी अपन ने रूल्स वगैरह देखे नहीं है, बट डेटाबेस में रूल्स भी अप्लाई होते हैं। ऐसे रूल कि अगर मैंने एक रूल बना दिया कि एज में 18 से नीचे कोई डेटा आना नहीं चाहिए, तो रूल फॉलो करेगा। काइंड ऑफ डेटा वैलिडेशन जो अपन एक्सेल में देखा था। तो अगर रूल बना है तो डेटाबेस में कभी ऐसा रिकॉर्ड आना ही नहीं चाहिए जो 18 से कम का, और आ गया तो वो रूल ब्रेक हो जाएगा, और डेटाबेस कभी रूल ब्रेक यहाँ पे करेगा नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी पूरा यही गारंटी करता है, इसको आप रीड वगैरह कर सकते हो। ये जो अपन देखेंगे ना तो आपको आएगा कि डेटा इंटीग्रिटी जो रूल्स अपन या फिर कॉन्स्टेंट जो मेंटेन करते हैं बनाते हैं, वो उन्हें मेंटेन करता है ट्रांजेक्शन के पहले और ट्रांजेक्शन के बाद में। फिर एक आता है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, आइसोलेटेड मतलब सेपरेट, अकेला, जो जिसको बाकी ग्रुप से सेपरेट कर दिया गया। इसको आप कुछ ऐसे समझना, आइसोलेशन का डेटाबेस जो होता है वो एक सिंगल होता है, दो लोग भी उसे एक साथ यूज कर सकते हैं। मान लो कोई प्रोजेक्ट में कोई वैल्यू है 200, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट वगैरह। ये पर्सन कुछ ट्रांजेक्शन करना चाह रहा था, इसने इस वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करी, और इसने एक ट्रांजेक्शन बनाया कि चलो इससे एक काम करते हैं, 300 कर देते हैं। तो उसने 300 कर दिया, मतलब उसने क्वेरी लिख दी, तो वो 300 हो गए। फिर उसको याद आया, नहीं यार ये तो मेरे को करना नहीं था, मैं वापस अनडू कर देता हूँ, तो 300 को मैं वापस हटा देता हूँ, उसे रोल बैक करके स्टार्टिंग पोजीशन पे आ। बट जब तक के इसके मन में ये आया डाउट, तब तक के इस पर्सन ने इस वैल्यू को फेच कर लिया, तो उसको वैल्यू मिल गई 300। कुछ सेकंड बाद इसने उसे अपडेट कर दिया, तो वो चेंज वापस हुआ ही नहीं कभी, वो चेंज 200 पे ही रहा। बट इस पर्सन के साथ तो क्लिच हो गया कि जो वैल्यू कभी थी नहीं वहां पे, जो होना भी नहीं चाहिए, जो अभी प्रेजेंट में भी नहीं है, बट उनको 300 दिख रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये कभी नहीं होना चाहिए। जब हम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे थे, वो ट्रांजेक्शन दोनों की साइड से होगा, बट एक समय पे एक ही ट्रांजेक्शन होगा। इसने सब कुछ ट्रांजेक्शन बनाया, अब ये ट्रांजेक्शन या तो जाएगा, सक्सेसफुली होगा, या फिर नहीं होता। अब रोल बैक कर देते तो वो ऐसा होता ही नहीं कभी, तो वहां पे कभी वैल्यू 300 होती ही नहीं। बट अगर मान लो इसने कुछ ट्रांजेक्शन किया, कुछ अपडेट कर रहा है, और ये पर्सन भी उसी एग्जैक्ट समय पे फेच भी कर रहा है, तो दोनों में से कुछ एक ही होगा। मान लो इसने पहले किया, तो पहले ये होगा सक्सेसफुल, और जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर इसको हटा के फिर आइसोलेशन में दूसरे को रखें। मतलब एक समय पे एक ही क्वेरी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, और हर एक क्वेरी आइसोलेटेड होती है एक दूसरे से। तो आइसोलेशन वाला पार्ट ये इंश्योर करता है, इंश्योर दैट कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन जो एक साथ किए जाते हैं डू नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर। और फिर एक लास्ट वाला होता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ड्यूरेबल है। इस केस में अपने ड्यूरेबल क्या है, अपना डेटा ड्यूरेबल है। इसका मतलब आज अगर मैंने गूगल शीट पे कोई शीट बनाई, शीट को सेव कर दिया, वो जो शीट है वो गूगल के सर्वर पे जाके स्टोर होगी, और वो शीट अगर सर्वर पे जाके स्टोर हो गई और वो सक्सेसफुली स्टोर हो गई, उसके बाद गूगल पे चाहे अर्थक्वेक आ जाए, बाढ़ आ जाए, गूगल का डेटा सेंटर में
इलेक्ट्रिसिटी से कारण फायर लग जाए, सब कुछ हो जाए, तब भी आपका डेटा वहाँ पे सेफ रहेगा। इवन उस डेटा बेस भी टूट जाए तब भी डेटा सेफ रहता है। ये उसकी ड्यूरेबिलिटी बताता है। और ये कैसे होती है, वो जब आप सर्वर वगैरह रीड कर रहे हैं तो होता है। आपको लगता है कि आपका जो फाइल है वो एक ही जगह स्टोर होती है, तो ऐसा कभी नहीं होता। सर्वर्स पे हमेशा मल्टीपल कॉपीज सेव होती है। हो सकता है इंडिया के सर्वर पे एक कॉपी सेव हो सकता है अमेरिका के, एक हो सकता है रशिया पे। तो अगर अमेरिका पे कुछ होता है तो आपका डेटा कहीं ना कहीं दो जगह पे तो सेव रहेगा, तो मिनिमम 3 कॉपीज तो बनती है। तो वो ये इंश्योर करता है कि एक बार ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, ट्रांजेक्शन पहुंच गया, तो वो डिस्क में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और एक बार वो डिस्क में स्टोर हो गया तो कुछ भी हो जाए वो वहां से नहीं हटे। तो जब भी डेटाबेस बनेगा तो उसको ये 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इन्हें एसिड प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये असेंशियल होते हैं टू मेंटेन डेटा रिलायबिलिटी इंटीग्रिटी इन क्रिटिकल एप्लीकेशन।